बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। पुरानी गली की सबसे ऊपरी मंजिल बहुत से पुरस्कार और गहरे सन्नाटे में घिरी रहती थी। ऊपरी मंजिल काफी बड़ी और खुली छत पर मुश्तमिल थी। उसके मशरकी कोने में एक तरफ गोलाई में बना हुआ पुराना टूटा हुआ खस्ता हाल कमरा बना हुआ है, जिसकी तरफ एक दीवार है। दीवार ही बिल्कुल मुकम्मल और सही हालत में मौजूद थी। इस दीवार को सब झरोके वाली दीवार कहा करते थे। इस झरोकों वाली दीवार पर अजीब पुरस्कारियत सी दिखाई देती थी। इस दीवार का रोगन दूध की तरह सफेद और काफी हद तक ताजा महसूस होता था। इस दीवार में पुराने तर्ज के बहुत से झरोके बने हुए थे। झरोकों वाली दीवार के करीब जाने पर तेज रोशनी का नूर कभी कभार महसूस होता और अक्सर खुशबू और ठंडक सी महसूस होती थी। अक्सर ही गर्मी के दिनों में हम सारे बच्चे बड़ों की नजरों से बचकर कभी गर्म दोपहर में तो कभी कभी शाम में ठंडी हवा का मजा लेने के लिए सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाते। झरोकों वाली दीवार के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर अजीब तरह के 5 या 6 लंबाई के रुख पर लच्छेदार घोंसले बने हुए थे। न जाने किन खूबसूरत परिंदों के ये घोंसले थे। हवेली के तमाम बड़े इस झरोके वाली दीवार को बहुत मोतबर कहा करते थे, मगर सब बड़े बाद मगरिब इस चौथी मंजिल के दरवाजे को रोजाना बंद कर दिया करते थे। बड़े कहा करते थे कि किसी नेक रूह का बसेरा बरसों से इस हवेली की चौथी मंजिल के झरोकों वाली दीवार पर है। बी अम्मा हर जुमे के दिन पुराने तेल वाले चूल्हे पर बड़ी सी लोहे वाली कढ़ाई रखकर बेसन के ढेरों ढेर गुलगुले निकाला करती थी और साथ ही देगचे में मेवे वाले मीठे चावल बनाया करती थी। यूं सारी हवेली की ईद हो जाया करती थी। हवेली के हम सारे बच्चे इस खुली हवेली के बाहर कतार में खड़े इंतजार किया करते थे और फिर लज्जत भरे मेवे वाले चावल और 2-2 गुलगुले सबके हिस्से में आया करते थे। बी अम्मा से बहुत खास अतर की खुशबू आया करती थी। कभी कभी जिद करने पर मुझे और सितारा को लगा दिया करती थी। फिर बी अम्मा रसोई की तरफ जाती और एक कोने में से अलग अलग मिट्टी की कुनाली उठा लाती और खाना डालकर मुझे और सितारा को थमा देती और हम पर दम करके कहा करती थी, मीठे परिंदे रिस्क के इंतजार में होंगे, जाओ शाबाश, जल्दी से कुनाली ऊपर झरोके की दीवार के करीब धर कर आओ और दुआ करके जल्दी से वापस उतर आना। मैं और सितारा अक्सर बी अम्मा से बहुत से सवाल किया करते थे। बी अम्मा, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि वो मीठे परिंदे खाना खाने कब आते हैं, और आपने कभी खुद देखा है उनको खाना खाते हुए? देखो, ये जो मीठे परिंदे हैं ना, ये फजर के वक्त अपना रिस्क खाने आते हैं, अपना रिस्क लेते हैं और फिर कुछ ही लम्हों में नजरों से ओझल हो जाते हैं। मैंने बहुत पहले इन मीठे परिंदों को देखा था, मगर कभी कभार ही ये नजर आ पाते हैं। इनका रंग गहरा जर्द होता है और ये बगले से मिलते जुलते लगते हैं। ये बहुत खूबसूरत होते हैं। माह अगस्त का महीना था। हम सारे बच्चों ने ढेर सारे हरे रंग की परचम वाली झंडियां खरीद ली थी। बी अम्मा से आटे की लई यानी गोंद भी तैयार करवा ली थी। 2 दिन बाद 14 अगस्त का दिन था। हम सब का जोशो खरोश देखने से लायक था। बड़े से सहन में मोटे धागे की डोरियां चौड़ाई के रुख पर लगाकर हम सब कागज की झंडियां बड़े जोश में लगाने में महव थे कि अचानक ही दादा हफीज अब्दुल्ला तशरीफ लाए और हम सब जो बच्चे मजे से सहन में झंडियां लगा रहे थे, उनके रोबदार आवाज से सब बच्चे सहम गए। वो सख्त गुस्से में थे। हम सबको हुक्म दिया कि तुम सब ने जो ये तमाशा लगा रखा है, ये सब अभी के अभी यहाँ से हटाओ और ये तमाशे कहीं और जाकर करो। हम सब इतना खुश और मगन थे कि हमारा दादा साहब के गुस्से की तरफ ध्यान ही ना रहा। खैर, खौफ से जल्दी जल्दी सब कुछ समेट कर हम सब से ऊपरी मंजिल पर झरोके वाली दीवार के पास आ गए थे और फिर हम सब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कागजी झंडियां डोरी में पिरोकर लगा दी थी। आखिरी डोरी का एक सिरा बांधने की जगह नहीं मिल रहा था, तो मैंने झरोके वाली दीवार में डोरी को झरोके में से गुजार कर डोरी का एक सिरा बांध दिया। शाम होने वाली थी कि अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हल्का अंधेरा छाने पर नीचे से आवाजें आने लगी थी।
दरवाजा बंद करके हम सब नीचे आ गए। अगले रोज शदीद और जोरों की बारिश बरसी। हम सब रोने बैठ गए कि अब हमारी इतनी मेहनत से लगाई गई झंडियां खराब होकर बह जाएंगी। दोपहर के करीब कहीं जाकर बारिश थमी थी। हम सारे बच्चे भागम भाग चौथी मंजिल पर पहुंचे और ये देखकर एकदम से हैरान रह गए कि वहां पर एक झंडी भी खराब नहीं हुई थी, बल्कि करीब जाकर देखने पर और भी दंग रह गए थे कि ये खुश्क हालत में हवा में लहरा रही थी। और हम सबको और भी ज्यादा धचका लगा जब हमने देखा कि कागजी झंडी वाली डोरी में 1-1 रुपए का नोट भी लगा हुआ था, जैसे किसी ने बड़ी सफाई के साथ ये 1 रुपए का नोट इन डोरियों में डाल दिया हो। हम सब ने वो नोट निकाल लिए थे और नीचे आकर ये बात सिर्फ बी अम्मा को सरगोशी में बताई थी। बी अम्मा ने हमारी बात सुनी तो एक लम्हे में कितने ही रंग उनके चेहरे पर लहरा गए। इसके पीछे कोई गहरी बात या राज छुपा हुआ था। मैं बी अम्मा से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, मगर उस वक्त शायद मुझे मुनासिब अल्फाज न मिल सके थे। बी अम्मा ने हमें कहा कि इस बात का जिक्र किसी से न करना और चुपके से जाकर इन रुपयों से निक्के हलवाई की दुकान से कुछ मीठा और कुछ नमकीन खा लो। कुछ अरसे बाद हम लड़कियों ने बी अम्मा से कोई पुरस्कार कहानी सुनाने का कहा था। बी अम्मा पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। खैर, बी अम्मा मुश्किल से ही राजी हुई थी। हम सब लड़कियों ने गरम लिहाफ पर कब्जा जमा लिया था। कमरे के दरमियान में मिट्टी की चिलम में लकड़ियां तेजी से आग पकड़ रही थी। अब बी अम्मा की धीमी धीमी और नर्म आवाज कमरे में फैलने लगी थी। ये बात जो मैं तुम सबको बताने जा रही हूँ, ये सच बीती है। ये सच्ची कहानी हमारी हवेली से जुड़ी एक बहुत पुरानी याद और बात है, जिसे में कुछ इसरार और राज भी पोशीदा हैं और जिसका ताल्लुक काफी हद तक ऊपरी वाली मंजिल और झरोके वाली दीवार की पुरस्रारियत से भी जुड़ा है। तुम लोगों को इस बारे में पहले मैंने खुद ही नहीं बताया था, मगर अब तुम लड़कियां सियानी हो गई हो, इसीलिए तुम सबको ये बता देना चाहती हूँ। जब पाकिस्तान बना, ये तब की बात है। भारत हमारे अब्बा के चंद रिश्तेदार बड़ी मुश्किलात और मसाइब उठाकर पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचे थे। मैं और हवेली के तमाम बच्चे उन दिनों फजर की नमाज के बाद मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाया करते थे। हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर करीबी मस्जिद में अपना अपना पारा लेकर हवेली से एक साथ निकलते और वापस आकर सबक दोहराते थे। एक रोज हमारे स्कूल की उस्तानी ने पहले 4 कलमे याद करके आने को कहा। तुम्हारे दादा हफीज अब्दुल्ला हम तमाम बच्चों से कुछ बड़े थे। वो रोब डालकर हम सारे बच्चों का सबक सुना करते थे। वो मुझसे बोले, चलो सबसे पहले तुम 4 कलमे सुनाओगी, जल्दी करो। मैंने पहले 3 कलमे जल्दी से सुना दिए, मगर चौथे कलमे पर अटक गई। तो वो मुझसे बोले, चलो कोने में जाकर अच्छे से याद करो, कुछ देर बाद मुझे सुना देना, बिल्कुल अच्छे से याद करना। मैं कुछ डर गई और कोने में दीवार के साथ लगकर चौथा कलमा जल्दी जल्दी याद करने लग गई। इतने में बिंदिया मेरे करीब आई और मुझसे बोली, छोटी बाजी, आप ये जो एक पाक कायदा पढ़ती हैं, मैंने कल छुप कर देखा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ये पढ़ूंगी। आप अम्मा को मत बताना, वो मुझे मारेंगी। आप ये याद करती है ना, इसको कलमा कहते हैं ना? हाँ हाँ, मैं तो बिंदिया की बातें सुनकर दंग सी रह गई। मुझे ये पाक कायदा पढ़ना नहीं आता। आप छोटी बाजी बहुत अच्छी हो, आप मुझे सिखा दोगी ना? हाँ जरूर, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मगर मैं कुछ सोच में पड़ गई थी, क्योंकि बड़ों और बुजुर्गों का खौफ और डांट का डर भी गालिब आ रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी इस बारे में। अगले रोज हम सारे बच्चे ऊपर की चौथी मंजिल पर झरोके वाली दीवार के साथ ही कोई खेल खेलने में लगे हुए थे। तो बिंदिया मेरे करीब आई और मेरे कान में कुछ सरगोशी की। वो कलमा सिखाने के बारे में मुझसे पूछ रही थी। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस दीवार के पास बैठकर मैं तुम्हें थोड़ा सा कलमा सिखा देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो कलमा सिखाऊंगी वो कल तुम मुझे सुनाओगी, ठीक है? मैंने बिंदिया से कहा। हाँ छोटी बाजी, मैंने उसे अभी पहले कलमे का पहला ही हिस्सा सुनाया था कि नीचे से मेरे छोटे बहन भाई आ गए। वो मुझे आवाजें दे रहे थे। मैं और बिंदिया यकदम सहम गई और हम दोनों बाहर आ गई थी। फिर काफी दिनों तक मेरे और बिंदिया के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एक रोज दोपहर के वक्त मैंने यूं ही ऊपर की तरफ आना चाहा, मगर जब मैं आई तो मैंने बिंदिया को झरोके वाली दीवार के बिल्कुल करीब बैठे देखा। बिंदिया का रुख दूसरी तरफ था और वो झरोके वाली दीवार के नीचे फर्श पर बैठी हुई थी,
اس کا ایک ہاتھ دیوار کے اوپر تھا اور وہ مسلسل ہل رہی تھی جیسے کوئی اپنا سبق یاد کرتا ہو۔ بندیا، میں نے قدرے دور سے ہی اسے آواز دے کر بلایا۔ بندیا یکدم بری طرح چونک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں جلدی سے بندیا کے قریب آئی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ چھوٹی باجی، میں آپ کو کلمے والا سبق سنا دوں؟ میں نے یاد کر لیا ہے۔ کیا؟ تم نے یاد بھی کر لیا؟ مگر مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا خیر، چلو تم مجھے سنا دو۔ میں نے بندیا کے قریب ہی بیٹھ کر سبق سننا چاہا۔ چھوٹی باجی، پہلا کلمہ میں نے مکمل یاد کر لیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بندیا نے بہت ادب اور احترام کے ساتھ پہلا کلمہ مکمل سنا دیا۔ میں تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ ایک تو اس نے مکمل طور پر پہلا کلمہ سنا دیا، کوئی غلطی بھی نہ کی تھی، اور اس کے علاوہ بہت اچھے لہجے میں سنایا تھا۔ چھوٹی باجی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ پہلے کلمے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں؟ اچھا یہ تو بتا دو چھوٹی باجی کہ میں نے آپ کو پورا کلمہ سنا دیا، آپ نے مجھے شاباش بھی کوئی نہیں دی۔ ہاں وہ تم نے بالکل صحیح اور مکمل سنایا ہے، مگر میں نے تو نہیں سکھایا، تو پھر کس نے سکھایا؟ میری حیرت کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ چھوٹی باجی، یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، میں پہلے اجازت لوں گی نا، پھر آپ کو بتاؤں گی، مگر آپ کسی کو مت بتانا یہ کہ میں نے کلمہ سیکھا ہے، پھر مجھے سب ماریں گے۔ بندیا کی آنکھوں میں نمی اور آواز دکھ سے رند سی گئی تھی۔ ارے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے جلدی سے کہا تھا۔ چلو اٹھو، دیکھو شام ہو رہی ہے، اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ بندیا نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر میرے ساتھ نیچے آ گئی۔ پھر ایک روز بندیا مجھ سے بولی، چھوٹی باجی آج بڑی خوشی کا دن ہے، چلو آج ہم نکے حلوائی سے گرم گرم جلیبی کھانے چلتے ہیں۔ کیوں؟ آج کیا ہے بھلا؟ اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس یہ جو ہاتھ میں سکے ہیں نا، ہم ان سے ڈھیر ساری جلیبیاں اور امرتی کھائیں گے۔ بندیا نے اپنی بند مٹھی کو جھٹ سے کھول کر میرے آگے کر دیا تھا۔ ارے اچھا، مگر یہ سکے تم کو کس نے دیے ہیں؟ میں تعجب سے اس کی شکل تکنے لگی۔ پہلے چھوٹی باجی آپ وعدہ کرو آپ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، میں قدرے ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اصل میں چھوٹی باجی مجھے یہ سکے اوپر جھروکے والی دیوار میں رکھے ملے تھے، مگر میں نے ایسے ہی نہیں اٹھائے تھے، وہ اوپر جھروکے والی دیوار پر جو بزرگ رہتے ہیں نا، ان سے اجازت لے کر ہی میں نے یہ سکے وہاں سے اٹھائے ہیں۔ بندیا نے آہستہ آہستہ مجھے ساری بات بتا دی، جو وہ شاید کافی دنوں سے بتانا چاہ رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی اور چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ شاید کچھ اور ہی بتانا چاہ رہی تھی۔ اور وہ بزرگ جو ہے نا، انہی نے مجھے کلمے کا سبق بھی سکھایا تھا۔ وہ مجھے ٹھیک طرح سے دکھائی تو نہیں دیتے، مگر ان کی آواز سنائی دیتی ہے، روشنی سی پھیل جاتی ہے۔ وہ مجھے حاجرہ نام سے پکار کر سبق سکھاتے ہیں۔ میں اب ان سے اور سبق بھی سیکھوں گی، مگر چھوٹی باجی آپ یہ سب کسی کو بتائیے گا نہیں، پھر شاید، ورنہ میں کبھی نہ سیکھ پاؤں گی۔ اور پھر یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ مجھے یک دم اوپر والی منزل سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ بندیا اور بھی کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم ایسے لگا جیسے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ عجیب خوف کی وجہ سے مجھے کافی دنوں تک بخار نے گھیرے رکھا۔ بندیا میرے پاس آئی، میرا حال پوچھا۔ چھوٹی باجی آپ شاید میری وجہ سے ہی بیمار ہو گئی ہیں نا، تو آپ بالکل فکر نہ کرو، میں نے آپ کے لیے خاص دعا کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے منت کا دیا بھی جلایا تھا، جسے میں نے جھروکوں والی دیوار میں رکھ دیا تھا۔ بس اب آپ دیکھنا 2 سے 3 دنوں میں ہی کیسے ٹھیک ہو جاتی ہو۔ بندیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ بندیا، تم نے منت میں کیا دعا مانگی؟ میں نے نڈھال سے لہجے میں قدرے سرگوشی میں پوچھا۔ نہ، اماں کہتی ہیں جب منت کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے پورے ہونے تک کسی کو نہیں بتاتے، ویسے بھی وہ بہت خاص دعا ہے، میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ بندیا نے خلا میں تکتے ہوئے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ شاید کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی اور میں حیران سی رہ گئی۔ بندیا، یک دم سے مجھے بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑی عمر کی نیک بڑھیا مجھ سے مخاطب ہے۔ چند دنوں میں میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔
جمعے کے روز اماں نے سارے محلے میں نیاز بانٹی تھی۔ اس رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہر طرف شور سمجھ گیا تھا۔ بندیا اس دنیا سے اور ہم سب سے رشتہ توڑ کر عدم کی راہ کی مسافر بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔